हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और एनसीईआरटी हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और हमारा चैप्टर 2 चल रहा है। और एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था और आशा करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है लेखन कला और शहरी जीवन। और इसी में हम पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक इसमें कंप्लीट कर लिया था और काफी चीजें हमने इसमें कर ली थी। और शहरी जीवन ये सब चीजें हमने पिछली वीडियो में इसे कंप्लीट कर लिया था। और आज हम यहाँ से शुरू करेंगे पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए, पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर 2000 ईस्वी पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। आपने देखा होगा मानचित्र 2 में मारी नगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहां खेती की पैदावार भरपूर होती थी। यानी वह उस मैदानी दक्षिण के उस मैदानी भाग में नहीं है जहां खेती की पैदावार क्या होती थी, वो अधिक अच्छी तरीके से बढ़िया होती थी। बल्कि वह फरात नदी के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं इस वीडियो में शुरू से ही। फरात नदी और ऊर्ध्वधारा पर स्थित है। मानचित्र 3 में विभिन्न रंगों का प्रयोग करके यह दर्शाया गया है। अभी हम देखेंगे ये जो मानचित्र हमें दिख रहा है राइट में। इस ऊपरी क्षेत्र में खेती और पशुपालन साथ साथ चलते थे। मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों ही तरह के लोग होते थे, यानी किसान भी होते थे और पशुचारक जो पशुओं को चराकर जीवन यापन करते थे। और वो दोनों लोग होते, लेकिन उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए ही काम में लिया जाता है। यानी अधिकांश जो अधिक से अधिक हिस्सा था, भाग था, उसको भेड़ बकरी चराने के काम में ही यूज किया जाता था। पशुचारक जो थे, पशुचारकों को जब अनाज, धातु के औजारों आदि की जरूरत पड़ती थी तब वे अपने पशुओं तथा उनके पनीर, चमड़ा तथा मांस आदि के बदले में ये चीजें प्राप्त करते थे। यानी जब उन्हें अनाज की आवश्यकता होती थी, धातु के जो औजार होते थे उनकी आवश्यकता होती थी, तो क्या करते थे वो, जो पशुओं से उनको दूध मिलता था, उससे पनीर, चमड़ा, मांस, उनको क्या करते थे, उनको देकर उनसे बदले में अनाज वगैरह धातु ऐसी चीजों की वो जरूरतें अपनी पूरी करते थे। क्योंकि उस समय मुद्रा तो थी नहीं और सामान के बदले सामान देने का लेने का जो है चलन था। बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर में बनी खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी, क्योंकि उससे खाद बनती है किसान जो गोबर से। किसानों तथा गडेरिया जो होते थे, जो भेड़ बकरी चराते हैं, कई बार झगड़े भी हो जाते थे किसानों से, और जो खेती करते थे, कृषि करते थे उनसे, और जो ये चरवाहे होते थे। गडरिये कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजर कर ले जाते थे, किससे, जिससे क्या होता था, किसानों की फसल का इससे नुकसान होता था, इसलिए झगड़े हो जाते थे। ये गडरिये खाना बदोश भी होते थे। यानी ये किसान तो थोड़ा सा रहना सीख गए थे एक जगह रहने की, उन्होंने, क्योंकि उन्हें लगा बाद में कि कृषि करनी है, खेती करनी है, तो हमें एक जगह स्थायी रूप से रहना, क्योंकि फसल बोने से लेके काटने तक काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जो ये गडरिये थे, यानी चरवाहे थे, पशुचारक थे, पशुचारक समाज तो अब भी क्या था, ये खाना बदोश जिंदगी जीते थे। यानी आज यहाँ है तो कुछ दिन बाद एक जगह रहते थे कुछ दिन, फिर उसके बाद वहां पे ये चराते थे। और फिर उनको वहां पे जब उनका हरियाली खत्म हो जाती, दूसरी जगह जाते थे, फिर वहां बस जाते थे। तो एक क्या तरीका था कि ये खाना बदोश जिंदगी बिताते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ये जाते रहते थे। और कई बार किसानों के गांव पर हमला बोलकर उनका इकट्ठा किया माल भी लूट लेते थे। दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता, क्योंकि वो एक जगह तो रहते नहीं थे, कि बस्तियों में रहने वाले लोग भी इन पशुचारकों का रास्ता रोक देते थे और उन्हें अपने पशुओं को नदी नहर तक जाने नहीं देते थे। बहुत से लोग उससे नुकसान के डर से क्या होता था, वो लोग अपना नहीं जाने देते थे, झगड़े कर लेते थे। ये देखिए फरात नदी, ये है जा रही है, और ये है कृषि भूमि, ये खेती की भूमि है। ये मारी जो शहर हमने अभी बात की थी वो है। ठीक है। और मेसोपोटामिया के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलेगा कि वहां के कृषि से संबद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश में यायावार समुदायों के झुंड के झुंड, यानी भीड़ के भीड़ पर पर आते रहते थे। ये गडरिये जो चरवाहे होते थे, गर्मियों में अपने साथ इस उपजाऊ क्षेत्र के बोए हुए खेतों में अपनी भेड़ बकरियों को ले आते थे, जो उपजाऊ क्षेत्र होता था। और फसल काटने वाले मजदूरों अथवा भाड़े के जो सैनिक होते थे उनके रूप में आते थे वो, और समृद्ध होकर यहीं बस जाते थे।
उनमें से कुछ तो अपने खुद का शासन स्थापित करने की भी शक्ति बाद में उन्होंने क्या किया था, धीरे धीरे प्राप्त कर लिया। तो ये खाना बदोश लोग अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई, आर्मीनियन जाति के थे। ठीक है। आगे विषय 5 में इन पशुचारक समाजों के शासकों के बारे में कुछ अधिक जानकारी दी गई है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तो हमारा चैप्टर 2 चल रहा है। मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। उनकी पोशाक वहां के मूल निवासियों से भिन्न होती, यानी उनके जो कपड़े थे वो क्या होते थे, जो वहां के मूल निवासी होते थे, एमोराइट समुदाय के थे मारी के राजा, और उनकी पोशाक वहां से क्या होती थी, वो भिन्न होती थी। उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया, बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी, यानी वहां के जो देवी देवता होते थे उनका ये आदर विशेष रूप से करते थे। और वहां के देव क्षेत्र के देवता के लिए डैगन के लिए उन्होंने मारी क्षेत्र के देवता डैगन थे, और मारी नगर में एक मंदिर भी उन्होंने बनवाया था। इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज वहां की संस्कृति, भिन्न भिन्न समुदायों के लोगों संस्कृतियों के लिए खुली थी, और संभवतः विभिन्न जातियों तथा समुदायों के लोगों पर परस्पर से मिश्रण से वहां की सभ्यता में जीवन शक्ति की उत्पत्ति हुई। एक योद्धा अपने हाथों में एक लंबा भाला और एक खरपच्ची की ढाल पकड़े हुए है। ये वाला हम ये देखिए एक रेखा चित्र है, इस तरीके से बना हुआ है। इसने एक लंबा भाला यहाँ से ऐसे करके पकड़ा हुआ है ये, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है। एमोराइट लोगों की एक खास किस्म की पोशाक है ये देखिए इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से इससे ऐसे करके, ठीक है। और पृष्ठ 38 पर दिखाई गई सुमेरियन योद्धा की पोशाक में भिन्न होती थी। यह चित्र एक सीपी पर उकेरा गया है, यानी सीपी जो होती थी उस पर उकेरा ये चित्र जो है बनाया गया है, उस पर लाइनें खींचकर। लगभग 2600 ईस्वी पूर्व की बात है। मारी में जिमरी मिल का राजमहल, ये देखिए एक सभागृह, ये यहाँ पे बस एक तरीके से रेखा चित्र सही नजर आ रहा है। सभागृह है, भीतरी आंगन है, ये सिंहासन कक्ष है, बाहरी आंगन है, ये है। और ये यहाँ पे यहाँ से प्रवेश होता था, इसका ये प्रवेश द्वार है। यहाँ पे कुआं है ये, ठीक है। ये है लेखन कला और शहरी जीवन में हम आगे चलते हैं। जिमरी मिल का मारी स्थित ये राजमहल ये हम पढ़ते हैं। कार्यशाला और रसोई ये पूरा महल का ही दिखा रहे, शाही निवास, रसोई घर, ये सब चीजें दिखा रहे हैं। तो देखिए 1810 से 1760 ईस्वी पूर्व, ठीक है, ईस्वी नहीं है, ईस्वी पूर्व है। मारी का विशाल राजमहल वहां के शाही परिवार का निवास स्थान तो था ही, साथ ही प्रशासन और उत्पादन विशेष रूप से कीमती धातुओं के आभूषणों के निर्माण का मुख्य केंद्र भी था। अपने समय में वह इतना अधिक प्रसिद्ध था कि उसे देखने के लिए उत्तरी मसीरिया का एक छोटा सा राजा आया, ठीक है, छोटा राजा आया। वह अपने साथ मारी के राजा जिमरी मिल के नाम उसके एक अन्य राजा का परिचय पत्र लेकर वहां आया था। दैनिक सूचियों से पता चलता है कि राजा के भोजन की मेज पर हर रोज भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ पेश किए जाते थे। आटा, रोटी, आटे की, मांस, मछली, फल, मदिरा और बियर भी। वह संभवतः अपने अन्य साथियों के साथ सफेद पत्थर जड़े आंगन में बैठकर बाकायदा भोजन करता था। नक्शा देखने से आपको पता चलेगा कि राजमहल का सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था, जो उत्तर की ओर बना हुआ था। उसके विशाल खुले प्रांगण सुंदर स्थानों से जड़े हुए थे। राजा विदेशी अतिथियों और अपने प्रमुख लोगों से कमरा 132 में मिलता था, जहां भित्ति चित्रों को देखकर आगंतुक जो आने वाले लोग थे वो क्या होते थे, जो भित्ति चित्र यानी दीवार पर जो चित्र बने हुए थे उसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे, यानी हतप्रत हो जाते थे। राजमहल 2.4 हेक्टेयर क्षेत्र में एक स्थित अत्यंत विशाल भवन था, जिसमें 260 कक्ष बने थे, ठीक है, यानी 260 इसमें कक्ष या कमरे बने हुए थे, ठीक है। चित्र में प्रवेश द्वार से भीतरी आंगन तक के मार्ग का पता लगाइए। क्या आप सोचते हैं भंडार गृह में क्या रखा होगा? रसोई घर की पहचान कैसे की जा सकती है? दीवार पर की गई ये चित्रकारी है जो भीतर चित्र, ये देख सकते हैं यहाँ पे। किंतु मारी के राजाओं को सदा सतर्क एवं सावधान रहना पड़ता था। विभिन्न जनजातियों के चरवाहों को राज्य में चलने फिरने की इजाजत तो थी, परंतु उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। राजाओं तथा उनके पदाधिकारियों के बीच हुए पत्र व्यवहार में अक्सर इन पशुचारकों की गतिविधियों और शिविरों का उल्लेख किया गया है। एक बार एक पदाधिकारी ने राजा को लिखा था कि उसने रात को बार बार आंख से किए गए ऐसे संकेतों को देखा जो एक शिविर से दूसरे शिविर को भेजे गए, और उसे संदेह है कि
कहीं किसी छापे या हमले की योजना तो नहीं बनाई जा रही है। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहां से होकर लकड़ी, तांबा, रागा, तेल, मदिरा और अन्य कई किस्मों का माल नावों के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया और लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच लाया ले जाया जाता था। तो मारी जो नगर था वो बहुत महत्वपूर्ण स्थल स्थल था जहाँ पे स्थित था वो, और वहां से लकड़ी, तांबा, रागा, तेल, मदिरा, अन्य सब की सारी चीजें जो थी वो नाव के जरिए फरात नदी के दक्षिण और तुर्की, सीरिया, लेबनान आदि इलाकों में पहुंचाई जाती थी। मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्धि में शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण है। दक्षिणी नगरों को घिसाई, पिसाई के पत्थर, चक्कियां, लकड़ी जो चक्की होती थी, घिसाई पत्थर, शराब और तेल के पीपे होते थे बड़े बड़े ड्रम से, वो ले जाने वाले जलपोत में भारी मारी में रुका करते थे। यानी वो जलपोत जो नाव होती थी, मारी के अधिकारी जलपोत पर जाया करते थे और उस पर लदे हुए सामान की क्या करते थे, वो जो अधिकारी होते थे उसकी जांच पड़ताल करते थे। एक नदी में 300 मदिरा के पीपे रखे जा सकते थे, ठीक है, और उसे आगे बढ़ने की इजाजत देने से पहले उसमें लदे माल की कीमत का लगभग 10% प्रभार वो क्या करते थे, उसको वसूल करते थे, लगभग 10%। ठीक है। जव एक विशेष किस्म की नौकाओं में आता, जव बहुत महत्वपूर्ण है। जव एक विशेष किस्म की नौकाओं में आता था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप अलासिया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिलता है। यह द्वीप उन दिनों तांबे तथा टीन के व्यापार के लिए मशहूर था, परंतु वहां रागे का भी व्यापार होता था। ठीक है, रागा भी एक तरीके की धातु होती थी, क्योंकि कांसा औजार और हथियार बनाने के लिए एक मुख्य औद्योगिक सामग्री था, इसलिए इसके व्यापार का क्या है, बहुत महत्व था। इस प्रकार यद्यपि मारी राज्य सैनिक दृष्टि से उतना सबल नहीं था, परंतु व्यापार और समृद्धि के मामले में वह क्या था, अद्वितीय था। ठीक है। मेसोपोटामिया के नगरों की खुदाई, इतनी सारी व्यवस्थाएं थी, बहुत प्राचीन समाज था, सभ्यता थी ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसमें ये सब चीजें इतनी व्यवस्थित तरीके से की जाती थी। ठीक है, इस भी पूर्व की बातें हैं ये। मेसोपोटामिया के नगरों की खुदाई, आज मेसोपोटामिया के पुरास्थलों के उत्खनन पहले के उत्खनकों की तुलना में बहुत अधिक कुशल है। उनके कार्य की यथार्थता, पशु परिशुद्धता और अभिलेखन का स्तर ऊंचा है, इसलिए अब उस तरह के बड़े बड़े इलाकों की खुदाई नहीं की जाती जैसी उर नगर में की गई थी। इसके अलावा बहुत कम पुरातत्वविदों के पास से इतनी बड़ी धनराशि होती है कि वे एक साथ खनकों के बड़े दल को खुदाई के काम पर लगा, क्योंकि इसके लिए देखिए बहुत खर्च भी आता है। इस प्रकार जानकारी प्राप्त करने का तरीका बदल गया है। इस संबंध में अबू सलाबिक नाम के एक छोटे कस्बे का उदाहरण है। यह कस्बा 2500 ईस्वी पूर्व में लगभग 10 हेक्टेयर जमीन पर बसा हुआ था, और इसकी आबादी 10,000 से कम थी। ठीक है। इसकी दीवारों की रूपरेखा की ऊपरी जो सतहें होती थी को सर्वप्रथम खरोंच कर निकाला गया। इस प्रक्रिया में टीले की ऊपरी सतह को, जिसे किसी बेलचे, फावड़े या औजार के धारदार चौड़े सिरे से कुछ किलोमीटर तक इसको क्या किया जाता है, खरोचा जाता था। नीचे की मिट्टी तब भी कुछ नम पाई गई, और पुरातत्वविदों ने भिन्न भिन्न रंगों, उसकी बनावट तथा ईंटों की दीवारों में स्थित तथा गड्ढों और अन्य विशेषताओं का पता लगा लिया। जिन थोड़े से घरों की खोज की गई उन्हें खोद कर निकाला गया। पुरातत्वविदों ने पौधों और पशुओं के अवशेषों को प्राप्त करने के लिए टनों मिट्टी की छानबीन की, और इसके चलते उन्होंने पौधों और पशुओं की अनेक प्रजातियों का पता लगाया। ठीक है। उन्हें बड़ी मात्रा में जली हुई मछलियों की हड्डियां भी मिली हैं, जो बुहार कर बाहर गलियों में डाल दी जाती थी। यानी बुहार कर मतलब कि झाड़ू लगा के बटोर कर क्या किया जाता था, उसे गलियों में ऐसे डाल दिया जाता, वो फिर दबती चली गई। वहां गोबर के उपलों के जले हुए ईंधन में से निकले हुए पौधों के बीज और रेशे भी मिले हैं। इससे इस स्थान पर रसोई घर होने का पता चला। घरों में रहने के कमरे कौन से थे, यह जानने के संकेत बहुत कम मिले। वहां की गलियों में सुअरों के छोटे बच्चों के दांत पाए गए हैं, जिन्हें देखकर पुरातत्वविदों ने यह निष्कर्ष निकाला कि अन्य किसी भी मेसोपोटामिया नगर में यहाँ की तरह यहाँ भी सुअर छूटे घुमा करते थे, यानी खुले घूमते थे। वस्तुतः एक घर में तो आंगन के नीचे, जहाँ किसी मृतक को दफनाया गया था, सुअर की कुछ हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि व्यक्ति के मरणोपरांत यानी मरने के बाद जीवन में खाने के लिए सुअर का कुछ मांस रखा गया होगा।
जैसे कि एक मान्यता थी कि मरने के बाद भी इंसान खाता पीता है, रहता है। पुरातत्वविदों ने कमरों के फर्श का बारीकी से अध्ययन किया और जानने के लिए कि घर में कौन कौन से कमरों पर पोपलर, एक लंबा पतला पेड़ के लट्ठों, खजूर की पत्तियों और घास फूस की छतें थी, और कौन से कमरे बिना छत के खुले आकाश के नीचे थी। ये सब चीजें भी पता लगाई गई पुरातत्वविदों द्वारा। ठीक है। मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व, जो भी चीजें पढ़ा रही हूँ, और आशा करती हूँ कि आप इसे जरूर मेन मेन पॉइंट नोट कर रहे होंगे, रजिस्टर पे जरूर नोट करें। और जब भी एग्जाम आएगा आपका, आप उससे बेहतर आपकी तैयारी होगी। मिनिमम पॉइंट्स अगर आप नोट्स बना लेंगे तो उससे बहुत अच्छा होगा आपके एग्जाम के लिए। तो जरूर ये चीज करें और बेहतर नोट्स आपका बन जाएगा, और नोट्स बनाते चलें। मेसोपोटामिया संस्कृति, शहरों का महत्व। मेसोपोटामियावासी शहरी जीवन को महत्व देते थे, जहां अनेक समुदायों और संस्कृतियों के लोग साथ साथ रहा करते थे। युद्ध में शहरों के नष्ट हो जाने के बाद वे अपने काव्यों के जरिए उन्हें याद किया करते थे। ठीक है। संस्कृति में शहरों का महत्व। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर कितना अधिक गर्व था, इस बात का सबसे अधिक मर्मस्पर्शी वर्णन हमें गिलगेमिस महाकाव्य के अंत में मिलता है। यह काव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। ठीक है। मिट्टी की, जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि पट्टिकाएं मिट्टी की बनाई जाती थी, चिकनी गीली मिट्टी की, फिर उस पर उकेर कर लिखा जाता था। सरकंडा जो होता था उससे बना के कलम की तरह। ऐसा कहा जाता है कि गिलगेगिस ने इन कर्मर के कुछ समय बाद उरुक नगर पर शासन किया। वह एक महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। लेकिन उसे उस समय गहरा झटका लगा जब उसका वीर मित्र अचानक मर गया। इससे दुखी होकर अमृत की खोज में वह निकल पड़ा, और उसने सागरों को पार कर लिया और दुनिया भर का उसने चक्कर लगाया, मगर उसे अपने साहसिक कार्य में सफलता नहीं मिली। हार कर गिलगेमिस अपने नगर उटुक फिर लौट आया, और वहां जब उसने अपने आप को सांत्वना देने के लिए शहर की चारदीवारी के पास आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था, तभी उसकी नजर उन पक्की ईंटों पर पड़ी जिनसे उनकी नींव डाली गई थी। वह भाव विभोर उठा। इस प्रकार इरुक नगर की विशाल प्राचीर पर आकर उस महाकाव्य की लंबी वीरतापूर्ण और साहस भरी कथा का अंत हो गया। यहाँ गिलगेमिस एक जनजाति योद्धा की तरह यह नहीं कहता कि उसका अंत निश्चित है, पर उसके पुत्र तो जीवित रहेंगे और इस नगर का आनंद लेंगे। इस प्रकार उसे अपने नगर में ही सांत्वना मिलती जिसे उसकी प्यारी प्रजा ने बनाया था। लेखन कला, शहरी जीवन, ये हम पढ़ रहे हैं और हम इसी में आगे चलेंगे। लेखन कला की देन क्या है? हालांकि मर्मस्पर्शी जो कहानियां हैं, किस्से हैं, तरह का वर्णन तो मौखिक रूप से एक दूसरे को सुनाते हुए जीवित रखा जा सकता, पर विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेजों और किताबों की जरूरत पड़ती है, यानी लिखित चीजें होनी चाहिए ताकि विद्वानों को आगे की पीढ़ियां उन्हें पढ़ सकें। संभवतः मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन है और उसकी कालगणना और गणित की विद्यापूर्ण परंपरा है। 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास कुछ पट्टिकाएं मिली हैं जिसमें गुणा और भाग की तालिकाएं, वर्ग तथा वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियां दी गई हैं जिसमें 2 का वर्गमूल दिया गया है, जैसे आप ये देख सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से अगर आप इसे हल करें तो इसका उत्तर 1.41421296 होगा, जो इसके सही उत्तर 1.41421356 से थोड़ा ही भिन्न है। ठीक है। उस समय के विद्यार्थियों को इस प्रकार के सवाल हल करने होते थे। अगर एक खेत का क्षेत्रफल इतना है और वह 1 अंगुल गहरे पानी में डूबा हुआ है तो संपूर्ण पानी का आयतन बताओ। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, एक महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, और एक दिन में 24 घंटों में और 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन, यह सब जो आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है या चेतन, मेसोपोटामिया से ही हमें मिलता है। तो ये सब चीजें जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, 12 महीने में विभाजन 1 वर्ष का, और 4 हफ्तों में विभाजन, 24 घंटे, 1 दिन, इन सब चीजों को 60 मिनट 1 घंटे में होते हैं। इन सब चीजों, ये सब चीजें हमारे जीवन में जो हम जिसके आदी हो चुके हैं, तो यह कहाँ से हमें मिली हैं? यह सब हमें मेसोपोटामिया वासियों से ही ये चीजें हमें मिली हैं। क्षमा का उपयुक्त विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने भी अपनाया और वहां से वह रोम और फिर इस्लाम की दुनिया को मिला और फिर मध्ययुगीन जो यूरोप था वहां पहुंचा। यह सब कैसे हुआ, हम इसे साथ में आगे ये सब चीजें पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
और ये 11th क्लास की जो हिस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से सब चीजें जानने को समझने को मिलेंगे और जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी सूर्य और चंद्र ग्रहण होते थे तो वर्ष, मास और दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब रखा जाता था। इसी प्रकार रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर बराबर नजर रखते हुए उनका हिसाब रखा जाता था। मेसोपोटामिया वासियों की इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भी उपलब्धि संभव नहीं होती यदि लेखन की कला और विद्यालयों जैसी उप संस्थाओं का अभाव होता। यानी अगर उन्होंने लेखन कला का विकास, जो पट्टिकाओं पे लेखन किया था, अगर वो सब न करते और तो फिर बहुत सारी चीजें हमारे लिए अनजान होती आज। इन सब चीजों का हमें पता नहीं चलता है। विद्यार्थी अगर पुरानी लिखित पट्टिकाओं को पढ़ते, उनकी नकल करते और वहां कुछ छात्रों को साधारण प्रशासन का हिसाब किताब रखने वाले लेखाकार न बनाकर ऐसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनाया जाता था जो अपने पूर्वजों की बौद्धिक उपलब्धियों को आगे बढ़ा सके। ठीक है, यह सोचना गलत होगा कि मेसोपोटामिया के शहरी लोग आधुनिक तौर तरीकों से परिचित नहीं थे, तो यह भी नहीं सोचना गलत है, कहा जा रहा है। अंत में हमें उन दो प्रकार के प्रारंभिक प्रयत्नों का अवलोकन यानी निरीक्षण करना चाहिए जिनके द्वारा अतीत के प्रलेख थे और परंपराएं थी, उनको खोजने और सुरक्षित रखने की जिसके लिए कोशिश की गई थी। एक पुराकालीन पुस्तकालय की बात यहाँ पे पढ़ते हैं, देखते हैं। लौह युग में उत्तरी प्रदेशों के असीरियाई लोगों ने एक साम्राज्य की स्थापना की जो 720 से 610 ईस्वी पूर्व तक अपनी उन्नति के शिखर पर रहा। यह साम्राज्य कहाँ तक फैला था? मिस्र तक फैला था। राज्य की अर्थव्यवस्था उन दिनों लूटमार की हो गई थी क्योंकि उस समय अराजकता थी, क्योंकि अधीनस्थ प्रजाजनों को दबाकर खाद्य सामग्री, पशु, धातु, शिल्प आदि वस्तुओं को के रूप में बेगार और नजराना जबरदस्ती लिया जाता था। ठीक है, बेगार मतलब मजदूरी कराना इस तरीके से और उसके लिए किसी कुछ देना ना। बड़े बड़े असीरियाई शासक जो बाहर से आकर बसे थे, दक्षिणी क्षेत्र में बेबीलोनिया को उच्च संस्कृति का केंद्र मानते थे। उनमें से आखिरी राजा बनिपाल 668 से 627 ईस्वी पूर्व की बात है, के उत्तर में स्थित अपनी राजधानी निन्वे, कौन सी राजधानी थी? निन्वे में एक पुस्तकालय की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निन्वे राजधानी में पुस्तकालय की स्थापना की। उसने इतिहास, महाकाव्य, शकुन साहित्य, ज्योतिष विद्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर नोट करें, स्तुतियां और कविताओं की पट्टिकाओं को इकट्ठा करने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु उसमें सफल भी रहा। उसने अपने लिपिकों को दक्षिण में पुरानी पट्टिकाओं का पता लगाने के लिए भेजा, क्योंकि जो उसके लिपिक थे, कर्मी थे, क्योंकि दक्षिण में लिपिकों को विद्यालय में पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, जहां उन्हें दर्जनों की संख्या में पट्टिकाओं की नकलें क्या होती थी, तैयार करनी होती थी। बेबीलोनिया में ऐसे भी नगर थे जो पट्टिकाओं के विशाल संग्रह तैयार किए जाने और प्राप्त करने के लिए मशहूर थे। हालांकि 1800 ईस्वी पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा में बोली जाने बंद हो गई थी, सुमेरियन जो भाषा थी। लेकिन विद्यालयों में वो शब्दावलियों और संकेत सूचियों, द्विभाषी सुमेरी और अक्कदी भाषा हमने बात की थी, पट्टिकाओं आदि के माध्यम से अब भी पढ़ाई जाती थी। इसलिए 650 ईस्वी पूर्व में 2000 ईस्वी पूर्व तक पुरानी कीलाकार अक्षरों में लिखी गई पट्टिकाएं पढ़ी और समझी जा सकती थी और असुर बनिपान के आदमी यह जानते थे कि पुरानी पट्टिकाओं और उनकी प्रतिकृतियों को कहाँ खोजा और प्राप्त किया जा सकता है। गिलमेमिस के महाकाव्य जैसी महत्वपूर्ण पट्टिकाओं की प्रतियां तैयार की गई। प्रतियां तैयार करने वाले उनमें अपना नाम और तिथि लिखते थे। कुछ पट्टिकाओं के अंत में असुरबनिपान का उल्लेख भी था, मिलता है। मैं असुरबनिपान ब्रह्मांड का सम्राट, असीरिया का शासक, जिसे देवताओं ने विशाल बुद्धि प्रदान की है, जिसने विद्वानों के पांडित गुण ज्ञान को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है, मैंने देवताओं के बुद्धि विवेक को पट्टिकाओं पर लिखा है, ये कहता। और मैंने पट्टिकाओं की जांच की और उन्हें संग्रहित किया यानी इकट्ठा किया। मैंने उन्हें निन्वे स्थित अपने इष्ट देव, जो राजधानी थी उसकी, निन्वे बाबू के मंदिर में पुस्तकालय में भविष्य के उपयोग के लिए रख दिया, अपने जीवन के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए और अपने शाही सिंहासन की नींव को मजबूत बनाए रखने के लिए किया। इससे भी महत्वपूर्ण काम था इन पट्टिकाओं की सूची तैयार करने का, जिसके लिए एक टोकरी भर पट्टिकाओं को मिट्टी के लेबल से इस प्रकार अंकित किया गया। असंख्य पट्टिकाएं भूत प्रेत निवारण विषय पर अमुक व्यक्ति द्वारा लिखी गई। अशुबनिपान के पुस्तकालय में कुल मिलाकर 1000 मूल ग्रंथ थे और लगभग 30,000 पट्टिकाएं थी। कितनी सारी थी, जिन्हें विषय अनुसार क्या किया गया, उसका वर्गीकरण
किया गया वर्गीकृत किया गया। ठीक है, और एक आरंभिक पुरातत्ववेद था। दक्षिणी कछार के एक सूरवीर नवबोला अस्पर ने बेबीलोनिया को 625 ईस्वी में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया था। उसका असीरिया का उस पे अधिग्रहण था। उसके उत्तराधिकारियों ने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार किया और बेबीलोन में भवन निर्माण की परियोजनाएं पूरी की। उस समय से लेकर 539 ईस्वी पूर्व में ईरान के एकेमेनिड लोगों द्वारा विजित होने के बाद 331 ईस्वी पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोनिया दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा था। इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से अधिक था। ठीक है, इसकी चार दीवारी जो चारों तरफ दीवार थी तिहरी थी, इसमें बड़े बड़े राजमहल और मंदिर मौजूद थे। एक जुगरात यानी सीढ़ीदार मीनार थी। नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र तक शोभा यात्रा के लिए एक विस्तृत मार्ग बना हुआ था। इसके अधिक व्यापारिक घराने दूर दूर तक अपना कारोबार भी करते थे और इसके गणितज्ञ और खगोलविदों ने क्या किया, अनेक नई खोजें की। नेबोनिडस स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। कौन शासक था? ठीक है, नेबोनिडस ये शासक था। लिखा है कि उर के नगर देवता ने उसे अपने सपने में दर्शन दिए। उसे सुदूर दक्षिण के उस पुरातन नगर का कारभार संभालने के लिए एक महिला पुरोहित को नियुक्त करने का आदेश दिया और उसने लिखा है चूंकि बहुत लंबे समय से उस महिला पुरोहित का प्रतिष्ठान जो है भुला दिया गया, उसके विशेष लक्षणों को कहीं नहीं बताया गया। मैंने दिन भर उसके बारे में सोचा। वह आगे कहता है कि उसे एक पुराने राजा जिसका राज शासनकाल अब आज 1150 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है, एक का पट्टा लेख स्लेट मिला है। उस पर उसने महिला पुरोहित की आकृति अंकित देखी। उसने उसके आभूषण जो जेवर पहने थे, वेशभूषा को ध्यानपूर्वक देखा। फिर उसे अपनी पुत्री को वैसी वेशभूषा से सुसज्जित कर महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया है। एक अन्य अवसर पर नैडोनिडस के आदमी उसके पास एक टूटी मूर्ति लाए जिस पर अक्कद के राजा सारगोन का नाम खुदा हुआ था। आज हम जानते हैं कि उस राजा के 2370 ईस्वी पूर्व के आसपास शासन उसने किया होगा। नेबोनिडस और निस्संदेह अपने अनेक बुद्धिजीवियों ने ये प्राचीन काल के इस महान राजा के बारे में सुन रखा था। नेबोनिडस ने महसूस किया कि उसे उस मूर्ति की मरम्मत करानी चाहिए। वह लिखता है, देवताओं के प्रति भक्ति और राजा के प्रति निष्ठा के कारण मैंने कुशल शिल्पियों को बुलाया और उसका खंडित सिर क्या किया, उसको बदलवा दिया। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया और काल रेखा भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तरी मेसोपोटामिया मैदानी क्षेत्रों की शुरुआत, खेतों की शुरुआत हुई थी 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व। लगभग 5000 ईस्वी पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिरों का बनना शुरू हुआ। मेसोपोटामिया के लेखन कार्य की शुरुआत कब हुई? 3200 ईस्वी पूर्व। और लगभग 3000 ईस्वी पूर्व का एक विशाल नगर के रूप में विकास, कांसे के औजारों के इस्तेमाल में बढ़ोतरी। 2700 से 2500 ईस्वी पूर्व आरंभिक राजाओं का शासनकाल जिसमें गिलमिलिस जैसे पौराणिक राजा भी शामिल हैं। लगभग 2600 ईस्वी पूर्व कीलाकार लिपि का विकास, सुमेरियन के स्थान पर अक्कदी भाषा का प्रयोग। 3370 ईस्वी सारगेन अक्कद सम्राट और लगभग 2000 सीरिया, तुर्की, मिस्र का कीलाकार लिपि का प्रसार, महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों के रूप में मारी और बेबीलोन का उद्भव। उसके बाद है 1800 ईस्वी गणितीय जो मूल पाठों की रचना। अब सुमेरियन बोलचाल जो है इसकी भाषा, सुमेरियन भाषा खत्म हो गई थी, नहीं बोली जाती थी 1800 ईस्वी पूर्व। 1100 ईस्वी पूर्व सीरियाई राज्य की स्थापना की गई। लोहे का प्रयोग कब से किया जा रहा है? 1000 ईस्वी पूर्व से। 720 से 610 ईस्वी पूर्व एशियाई साम्राज्य। 668 से 627 असुरबनिपाल का शासन। 331 ईस्वी पूर्व सिकंदर के बेबीलोन को जीत लिया था सिकंदर ने। ठीक है, 327 26 ईस्वी पूर्व भारत पर भी सिकंदर का आक्रमण हुआ था। लगभग पहली शताब्दी ईस्वी अक्कदी भाषा और कीलाकार लिपि में प्रयोग रही और 1850 कीलाकार लिपि के अक्षरों को पहचाना गया। तो पहचाना कब गया? 1850 ईस्वी में। ठीक है, और एक क्वेश्चन है और आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। दूसरा और नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर शुरू करूंगी और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।